हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आपने मेरा लास्ट का वीडियो एलिमेंट्री मैकेनिक्स के ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। उसका रिव्यू अपना जरूर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर पीएचई 7 के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं बता दूं इग्नू के बच्चों के लिए कि मैं पूरे फिजिक्स के सीरीज को कंप्लीट कवर करने वाला हूं। धीरे 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 हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ओके, अभी ये स्टार्टिंग है, तो जो भी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मैं उनसे आशा करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइज, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है किसके लिए? 12th के लिए, एनआईओएस के बच्चों के लिए, नीट के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए, जेईई के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए, और इग्नू वाले के लिए तो मैं बता ही रहा हूं कि उसके लिए मेरा खुद ये टारगेट है कि इग्नू वाले बच्चों को लगातार हेल्प प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। सो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा आज का वीडियो किस पे है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, जो कि पीएचई 07 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एंड फील्ड का पार्ट फर्स्ट, इसको इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे ये पूरा चैप्टर आज कवर नहीं हो पाएगा। अगर आपको डीपली समझना है तो आज सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट उसको समझेंगे, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन हम पहुंचेंगे अगले पार्ट, वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स बताएंगे, फिर फील्ड। ओके, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है, वीडियो को। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये राहुल नहीं है, नाम तो सुना ही होगा, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज। सो 12th में जो भी बच्चे अभी 12th में नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी बुक खोली है, तो सबसे पहले उनके पास डेफिनेशन आएगी चार्ज की। क्या होता है चार्ज? हाँ, तो चलो मैं डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। चार्ज जो होता है ना, चार्ज वो क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, मतलब मैटर की आंतरिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण को चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक और डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन समझना है तो इसका एक और डेफिनेशन है जो कि इसको और अच्छे से क्लियर करेगा, ठीक है। तो मैं उसको भी लिखता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पहले मैंने बताया चार्ज, अब बता रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्लिक सब्सटेंस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मतलब चाहे मैटर कर लो चाहे सब्सटेंस कर लो। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस, physical property of matter substance that cause to gain force when enter in electromagnetic
फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सबस्टांस दैट कॉज, जो कि एक कारण होता है गेन करने का, मतलब एक एक्सपीरियंस करने का, मतलब ना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वो एक फोर्स, उसके अंदर एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है। ठीक है ना? सो उस फोर्स का कारण क्या है कि उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है। अंडरस्टैंड? तो क्लियर हो गया दोनों डेफिनेशन? जिसको लिखना वो लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं। चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ठीक है ना? इसकी हिस्ट्री को जानते हैं, चार्ज आया कैसे, हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है? बहुत मजेदार हिस्ट्री है इसकी। वैसे तो देखो, पहले मैं आपका एग्जांपल लेने वाला था, लेकिन मैं पहले लूंगा थेल्स का, क्योंकि वो पहले आया। ठीक है? थेल्स 600 BC, इसकी कुछ हिस्ट्री उसी से, मतलब उसी टाइम के लिंक में बताया गया है। ठीक है ना? एक थेल्स नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है? देखो, थेल्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एम्बर लिया और फर। एम्बर क्या होता है जानते हो? एम्बर होता है जिसे बोलते हैं पत्थर, नग टाइप का। ठीक है ना? जो अंगूठी में डाला जाता है, राइट? एम्बर लिया और फर लिया। फर भी जानते हैं आप? फर होती है जैसे खाल होती है कई सारे बर्ड्स की, या कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आपने देखा हो डियर, उसकी खाल को, या तो सिप, उसकी खाल को फर कहते हैं। ठीक है ना? सो एम्बर और फर, इन दोनों को रब किया। रब करने पे हुआ क्या, एम्बर जो है ना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गए। मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज आ गए, एम्बर के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गए। एम्बर गेट नेगेटिव चार्ज दैट अट्रैक्ट स्मॉल मैटर। ठीक है? समझना, एम्बर और फर को रब किया। अब एम्बर क्या हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रीफाइड। इसको एक टर्म और नाम देते हैं इलेक्ट्रीफाइड। एम्बर जो है ना वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वो स्मॉल मैटर को अट्रैक्ट करने लग गया। समझ आया? नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, देखो, देखिए, अभी आप ये समझ गए। इसके बाद ना एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने एक नहीं दो एग्जांपल दिए। इन्होंने कहा ग्लास और इबोनॉइट, ग्लास और इबोनॉइट को इन्होंने रब किया, रब विद सिल्क। ठीक है? ग्लास और इबोनॉइट को इन्होंने रब किया सिल्क के साथ। हुआ क्या? सोचो सोचो क्या हुआ होगा? अरे वही यार जो थेल्स ने कहा था अभी, ग्लास और एबोनॉइट इलेक्ट्रीफाइड हो गए, उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और वो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगे। सेम वही हुआ जो एम्बर और फर के बीच में हुआ था। ठीक है ना? वी कैन से दैट व्हेन विलियम गिलबर्ट यूज ग्लास और इबोनॉइट and rubbed with silk, what happened? Glass and ebonite get electrified and attract small particle, small matter, अट्रैक्ट स्मॉल मैटर। या समझ आ रहा है ना? चार्ज की हिस्ट्री समझ रहे हैं हम, कैसे चार्ज आया। थेल्स ने किया एम्बर फर के साथ, उन्होंने प्राप्त किया कि भाई एम्बर जो है वो चार्ज उस पर नेगेटिव आ जाता है और वो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आया विलियम गिलबर्ट, उन्होंने क्या किया, गिलास और इबोनॉइट लिया, उसको रब किया और सिल्क के साथ भी किया था, एक फ्लैनल के साथ भी किया था। ठीक है?
लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना, आप किसी एक के साथ भी करोगे तो भी समझ आ जाएगा, राइट। है तो कई सारे एग्जांपल हमारे बुक में आपने देखा होगा, कई सारे एग्जांपल दिए होंगे। सो किया तो पता क्या चला, ग्लास और इवेनॉइड जो है वो हो गए इलेक्ट्रीफाइड और छोटे 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 पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये एग्जांपल समझ आ गया। चलो कोई नहीं, अगर नहीं आया तो मैं आगे और एग्जांपल देने वाला हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपको समझा के ही मानूंगा, ठीक है। तो देखो इससे हमें क्या पता चला, when we rubbed two particle, two matter or substance, then what happen, क्या होता है, then one get electrified एक्चुअली में होता क्या है, सोचो, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, लिख दो मैं, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। देखो जब भी हम रब करते हैं दो पार्टिकल को, लाइक जैसे ये है क्या, ये मार्कर, इसको मैंने रब किया इसके साथ, तो ये इलेक्ट्रीफाइड होगा। चलो इसका ये ऐसे नहीं समझेंगे आप। आपने कभी खेला है, कंघी ली होगी आपने, कंघी को क्या किया आपने, रब किया सर पे, कभी किया होगा, सर पे रब किया और छोटे छोटे कागज के पार्टिकल को उसमें चिपकाया होगा, मेरे को लगता है किया होगा, जिसने भी किया होगा वो यस जरूर लिखना, ठीक है ना। सो इन कॉन्सेप्ट को ही चार्ज डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना। सो देखो when we rubbed two metals then one get electrified because of free electron, okay, and then what happened there, जो रब्ड पार्टिकल है ना वो इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो मैं अब आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक के फुट्टे, स्केल, जिसे हम प्लास्टिक स्केल कहेंगे, प्लास्टिक स्केल रब्ड विद वूलन क्लॉथ। अगर प्लास्टिक स्केल रब करेंगे वूलन क्लॉथ के साथ, क्या होगा, बिल्कुल सही, प्लास्टिक स्केल जो है वो हो जाएगी इलेक्ट्रीफाइड और वो कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगेगी, या कोई भी अलग मैटर को अट्रैक्ट करने लगेगी, राइट, स्मॉल मैटर को। सो ये तो कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिससे मैं पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मैटर पे आ जाते हैं और दूसरे वाले मैटर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे एक बात और पता चल गई हमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। यार नेगेटिविटी अपने में से निकाल लेना, ठीक है ना, जिसके पास नेगेटिविटी हो, क्योंकि पॉजिटिव वाले का नाम क्या होता है, प्रोटॉन, और नेगेटिव वाले का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए और भी कुछ जानना है इसके बारे में, तो जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे डिनोट किससे करते हैं, ई से, ठीक है। ओके, और कुछ जानना है, चलो बताया तो मैं और कुछ। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। चलिए हो गया। चलिए मिटाते हैं, हम इसके बारे में और बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसे तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। तो देखो टू टाइप्स के चार्ज हो गए, ठीक है ना।
सो अभी तक क्या क्या समझ आ गया आपको? चलो लिखते हैं हम क्या क्या समझ आ गया। चार्ज की डेफिनेशन समझ आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार बात तो आपको पता चली गई, टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो चलिए आइए, यहाँ पे फैन नहीं चल रहा, वीडियो चलते हैं, बड़ी गर्मी है। सो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्व जो है ना, कंजर्व, इसकी मीनिंग ढूंढना। इसकी मीनिंग क्या होता है? संरक्षण, मतलब कि ना कंजर्व है, लाइक यू नो, अगर इसका आप डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जानते क्या होता है? द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will remain constant, ठीक है, will remain constant। इसको एक और तरीके से हम बताते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, याद रखना, बहुत अच्छे के साथ दोहराओ एक बार, ठीक है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only convert, transfer, ठीक है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आया? द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम, लाइक जैसे ये है सिस्टम सबसे अलग, तो ये एक आइसोलेटेड है, सिंपल सी बात है, कोई भी सिस्टम वो अगर ऐसे रखा हुआ है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, मतलब सबसे अलग, दुनिया से परे, ओके। सो द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ये पहला डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन जो है एकदम समझने लायक है, समझने की बहुत इजी है, ठीक है, जिससे आराम से पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अगर आपको एग्जांपल समझना है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, मान लें ए, ओके। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक और है, इसके अंदर यही बॉडी जो है ना, ये यहां पर, लेकिन इसके अंदर ना, अब इसको हमने बहुत अच्छे से देखो, सिंपल सा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आइसोलेटेड सिस्टम ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी ए ही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मैंने इसी को ना बहुत अच्छे से सेकंड आउट किया, मतलब बहुत अच्छे से हिलाया डुलाया, बहुत अच्छे से खेला उसके साथ, एंड देन हुआ क्या, इसके जो चार्ज ना वो ऐसे हो गया, लाइक यू नो, इसके पास आ गया यहाँ पर +2, यहाँ पर आ गया -3। तो बताओ तीसरा चार्ज कौन सा कितना होगा? सिंपल है यार, यहाँ पे क्या है, एक प्लस का, दो प्लस का, माइनस का 2, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 3, और तीसरा वाला क्या होगा, मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 2 पे माइनस का 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, प्लस में x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो हम समझते हैं, सिंपल सी बात है, 2 2 4 में से 3 में 1, 2 से 2 कट गया 1, तो समझ आया कुछ? कंजर्व है, बॉडी जो है वो कंजर्व्ड है, मतलब कि चार्ज जो है कहीं खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर जो है ना, ये समझो
अगर एक चार्ज बना है इसमें, आप देखो अगर इसमें जैसे कि यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक प्रोटॉन भी आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन भी आया। सिंपल से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर किसी भी बॉडी में प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्रोटॉन भी आएगा, अपने साथ लेके आएगा, ठीक है ना, अकेले नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया यार। जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जल्दी जल्दी करा रहा हूं तो अगली बार से धीरे कराऊंगा, बहुत इजीली वे में, ओके। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया। अगला टॉपिक क्या है, बुक में देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, जो भी एनआईएस के बच्चे हैं वो ब्लॉक 5 के 5.1 में यही चैप्टर है, सेम यही चैप्टर है, आप देखना। इजी वे में बता रहा हूं। कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ और कुछ टॉपिक छूट रहे हैं आपके तो मुझे बता देना। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि इग्नू के बच्चों के साथ साथ आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, ठीक है ना। 12th वाले बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं, कि आप लोग भी होते हैं, लेकिन ठीक है, वो लोग अपना इजी वे ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर वो चाहता है कि वीडियो में चेंजेस, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए, एक साइंटिस्ट है R.A. मिलिकन, नाम सुना होगा आपने यार, फिल्मों वाले नाम सुने हो तो ऐसे नाम सुनते नहीं हो। R.A. मिलिकन का नाम सुना है? सुना होगा यार। इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा था उन्होंने, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसमें इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इनको पता चला कि जितने भी ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल के जितने भी ड्रॉप है, उन पर चार्ज जो हमेशा है ना, चार्ज दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब ऑयल की बूंदों को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि सब पर जो चार्ज है ना, जितनी बूंदों हैं उन पे चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल जानते हो? मतलब एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। मतलब कभी भी आप ये नहीं देखोगे 0.25 इलेक्ट्रॉन, नहीं, कभी नहीं देखोगे आप 0.75 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है ना। तो समझ आया, R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उनको क्या पता चला कि ये क्यों मिटा दिया, तो हम पढ़ा ही रहे हैं। देखो, R.A. मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उनको पता चला चार्ज दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन मैटर कह लो, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम ये भी कहते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देखो यार, मैं आपको अभी बता दूं, एनसीईआरटी की जो बुक है 12वीं वाले बच्चों के, ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत ही ज्यादा डीप मैसेज दिया होता है हर एक वर्ड में, ठीक है ना। डेफिनेशन भी बहुत प्यारी प्यारी यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके ना समझ में आए तो हम हैं आपके साथ, आप देखना, मेरी डेफिनेशन भी आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। और जब ना लगे बता देना, उसको और शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है। चार्ज ऑन मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया? बताओ भैया, समझ आया? लो, आ गया होगा। तो फिर से एक बार देखता हूं क्या क्या हमारा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
समझ तो आगे, उसमें थोड़ा सा और डिस्कशन रह गया यार, इतनी जल्दी कहाँ हूं मैं यार, हद है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, ऐसा ना यार, हाँ आप ही लोग बड़ी जल्दी में होते हो, जल्दी सर सिलेबस कराओ सिलेबस कराओ सिलेबस कराओ, तो हमें भी ना जल्दी वाली आदत लग गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि आराम से बच्चे समझने के लिए बैठे और हम उनको समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, जितने भी मेटल होंगे उस पर जो चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल, याद है ना, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ये वर्ड हमेशा रखना, ठीक है ना। देखो किसी भी डेफिनेशन को याद करने के लिए ना, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसको हम ये लिखते हैं 1e, ठीक है, 2e, 3e, 4e, ऐसे सोन 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 ne लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव में हो तो 1 माइनस का e, माइनस का 2e, माइनस का 3e, सोन 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 माइनस का ne। इससे कुछ पता चला आपको? मुझे तो पता चल गया भाई, एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, चलो मैं दिखाता हूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि चार्ज Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। Q क्या हो गया, चार्ज, चार्ज बराबर N क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यार अभी कुछ रह गया है, क्या कह रहे हो, सवाल बना दो एक, ठीक है करवा देता हूं। समझ आ रहा है ना यार, हाँ तो इसको मिटाते हैं और एक सवाल करते हैं, ओके। क्वेश्चन नोट करो, कैन ए बॉडी get 8 into 10 की पावर minus 18 कूलम टू चार्ज, ठीक है। सो कैन ए बॉडी गेट इतने कूलम टू चार्ज, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी को चार्ज होने के लिए इतने कूलम जो है वो चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर Ne, ठीक है। हमारे पास Q क्या है, इतना चार्ज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ठीक है ना। N क्या है हमारे पास, N हमें निकालना है, E क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 10 की पावर माइनस 18 C अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम काट दो। तो अब करना क्या है, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो आ गया, समझना अच्छे से, ठीक है। 80 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस में 19, कोई दिक्कत, यस नो, ठीक है। 80 अपॉन में 16, ठीक है, 16 16 16 5 80, 5 इंटू 10 की पावर 1 दैट्स मीन 50। सो n इज इक्वल टू 50 आ गया, दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल आ गया, क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ऐसा पॉसिबल है, तो यस है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आता तो क्या होता, नो, ठीक है ना। सो एग्जांपल समझ आ गया, किसी को नोट करना नोट कर लो, मिटा दूं।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया। समझ आ गया। अब हम आगे बढ़े तो क्या आएगा, हमने तो भैया चार्ज सीख लिया, चार्ज की हिस्ट्री सीख ली, इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री सीख ली, हमने भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सीख लिया, टू टाइप्स ऑफ चार्ज वो भी सीख लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो भी सीख लिया। अब हम कहां आते हैं, अब हम आते हैं सबसे पहला लॉ जो कि है कूलम्ब्स लॉ, इस पे आते हैं। लेकिन इस पे आने से पहले कुछ बच्चों को डाउट होगा कि चार्ज की डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन कूलम्ब की डेफिनेशन दी क्या आपने, डाउट होगा। तो कूलम्ब की डेफिनेशन जिसको भी चाहिए तो मैं उनको बता दूं कि फिजिक्स में आप जब पढ़ रहे हैं आप तो डेफिनेशन खुद ही बनाएंगे। कैसे, फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूला क्या था कूलम्ब्स का, Q बराबर आई टी, एक ये फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, Q बराबर आई टी, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। सो Q बराबर आई टी होता है। तो अगर मैं Q बराबर यहां पे 1 एम्पेयर यूज करूं और यहां पे टाइम लूं मैं 1 सेकेंड के लिए, तो मेरा डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कूलम्ब। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कूलम्ब का, 1 कूलम्ब is defined as the multiple as 1 coulomb is defined as when an ampere current flow into a wire for 1 second। देखो 1 coulomb is defined as when an ampere current flow into a wire for 1 second, that is known as 1 coulomb। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी जो हमने इससे बनाया है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी, Q बराबर आई टी, नोट कर लेना, ठीक है। जिससे हमारा I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें मालूम है Q बराबर आई टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T, ठीक है। तो I का भी फॉर्मूला हमें मालूम चल गया, राइट, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। क्या कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि भैया लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में जान लो पहले। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में जान लो। देखिए नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देखना नहीं चाहेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को अपने पास, चल निकल। पॉजिटिव क्या करेंगे, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भागेंगे एक दूसरे से दूर, ठीक है ना। अनलाइक चार्ज, यार सिंपल सी थ्योरी है, अनलाइक चार्ज प्लस और माइनस, जहां पर दो जनों के थॉट्स ना मिले वो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ होता है ना असली लाइफ में भी, देखा ही होगा, जीएफ बीएफ ऐसी कुछ स्टोरी, लव स्टोरी होती है, इसमें मिलता नहीं है, दिन भर लड़ाई करते हैं, शाम को अट्रैक्ट करते हैं। शादी होने के बाद भी यही होता है, दिन भर लड़ाई, शाम को अट्रैक्ट करते हैं। सो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सब बोलेंगे सर कैसी बातें पढ़ा रहे हैं पता नहीं लेकिन फिर भी यार हंसी मजाक होना चाहिए, ठीक है ना। सो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो चलिए आइए आप कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सबकी एनर्जी डबल हो गई होगी, बिकॉज मैंने जीएफ और बीएफ की जो बात कर दी, सबके रोंगटे खड़े कर दिए मैंने, है ना।
तो चलिए आइए कॉलम्स लॉ शुरू करते हैं। कॉलम्स लॉ ने क्या कहा कि ना दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव इन एयर में कोई भी दो चार्ज आपस में एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी लाइक चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मालूम नहीं बात? तो ये इनका रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। इनके बीच की दूरी कितनी है? लेट्स से इनके बीच की दूरी है r। कितनी है? r, जिसको हम सेपरेशन कहेंगे, जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो अभी कॉलम्स हम समझने वाले एग्जांपल के साथ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो ये है +1 q, ओके, ये है +1 q, ठीक है ना। दो चार्ज जिसको मैंने एक को कह दिया a, एक को कह दिया b, ठीक है। a 1q, b 1q, बीच में डिस्टेंस कितना है? r, सेपरेशन r, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं अलोंग द लाइन, ओके। तो इसी दौरान कॉलम्स ने कहा भाई मेरे को निकालना चाहिए इसके बीच का फोर्स। क्या निकालना चाहिए? फोर्स। एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं वो होता क्या है? तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उनको पता चला क्या कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ चार्ज Q1 और Q2, जो भी चार्ज है ना उनके मल्टीपल Q1 और Q2। और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो इसको भी समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अभी देखो एकदम इजी तरीके से समझाता हूं, ठीक है। इसको मिटा दूं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम ही है, थंबनेल में दिख ही गया होगा कि क्या वीडियो है, किसके ऊपर वीडियो है, ठीक है ना। हम बोर्ड का यूज करते हैं। ओके, सो देखिए मैं ना आपको ग्राफ के साथ बताता हूं डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है। आपको अपनी एज मालूम है? एज और समय का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे मैं दिखा देता हूं आपको ग्राफ के साथ। देखो ये मान लीजिए फोर्स है और ये क्या है? Q1 Q2, ठीक है। दोनों का मल्टीपल, दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब कि ना अगर Q1 Q2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो F और R का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये R स्क्वायर है तो और ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि R स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? और छोटा बनेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हम R बढ़ा रहे हैं वैसे तो फोर्स बहुत तेजी से डाउन होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ आ गया दोनों ग्राफ? आगे बहुत काम आने वाला है, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसी की दोबारा से। हाँ, ला 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 ला। सोचो, देखो दोनों को जोड़ दिया गया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो गया? ओहो, हाँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है। इस साइन को हटाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एक कांस्टेंट का, K Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये क्या है? K इज नोन एज कांस्टेंट। दैट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, ये हमेशा चेंज होगा, बिकॉज K इज डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। नोट कर लेना, ठीक है। के जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किस मटेरियल का है, ओके। सो हाँ, के की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो यूनिट निकालने का तरीका,
देखना बच्चे ध्यान से, के निकालना मुझे यूनिट, मैं इस जगह में यूज करता हूं, ठीक है। वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10 की पावर 9। एक्चुअली बच्चों पता क्या हुआ, अभी वीडियो ना आधे में रुक गया, तो इसलिए मुझे ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो मैं आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखो वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10 की पावर 9, यूनिट क्या होगा, निकालता यूनिट, के की यूनिट चाहिए हमें, तो के बराबर एफ की क्या होती है, न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, ओके। तो इसको यहां लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। तो अब हमारे पास नई डेफिनेशन क्या, नई फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई ई नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। K को हम ये कहते हैं K इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई ई नॉट, ठीक है। ई नॉट फॉर परमिटिविटी इन एयर, ठीक है। परमिटिविटी भी हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 R का स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसकी डेफिनेशन इस वीडियो में समझते हैं एंड तक, ठीक है। अब क्या होगी, कूलम्स लॉ ने हमसे क्या कहा, अब हम उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, कूलम्स लॉ ने क्या कहा, कूलम्स लॉ से दैट व्हेन, मेरे साथ समझना, ठीक है, whenever two body is in air, the attractive or repulsive force between those that two bodies is defined as multiple of q1 q2 upon में is defined as the force is directly proportional to the multiple of charge and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। and this is constant, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गई, राइट। कूलम्स लॉ ने क्या कह दिया, कूलम्स लॉ ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मल्टीपल ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन समझ आ गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बारी है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो का वेट करें। इसके पार्ट 2 में हम कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3, एंड देन हम आगे आने वाले और भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए गाइस, जिसने भी वीडियो एंड तक देखा, मैं उनसे आशा करता हूं कि वो अपना एक लाइक जरूर करेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। PHE 7 जितने भी इग्नू के स्टूडेंट है वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उनको मैं कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूंगा। और हाँ, सारे सब्जेक्ट को PHE की जितनी भी सीरीज है उसको कवर करने के लिए लगातार कंटेंट बना रहा हूं। पूरे सब्जेक्ट आपके कवर होते रहेंगे, ब्लॉक वाइज, चैप्टर वाइज, एंड देन ब्लॉक वाइज उसके असाइनमेंट मिलेंगे आपको। लगातार आपको गाइड मिलती रहेगी और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड करने के लिए, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।